नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बीएस जूलॉजी के थर्ड पेपर में इम्यून सेल्स के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इम्यून सेल्स वे सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करती हैं शरीर के। इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स क्या होती हैं ये समझिए। इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र में नीचे बताई जा रही या जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। जैसे नंबर 1 लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कोशिकाएं संपूर्ण WBC का 20 से 40% एवं लसिका में उपस्थित कोशिकाओं का 99% भाग बनाती हैं। लिम्फोसाइट जैसा कि आप जानते हैं WBC का पार्ट होती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स कंटिन्यूसली सतत रूप से रक्त एवं लसिका में परिसंचारित होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती हैं एवं लिम्फेटिक टिश्यूज़ में एवं टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होते हैं, ऊतक स्पेसेस में, ऊतक अवकाशों में ये प्रवास करके चली जाती हैं, मतलब वहाँ ये पाई जाती हैं, रहती हैं। इस प्रकार से ये कोशिकाएं संपूर्ण प्रतिरक्षी तंत्र में कोशिकीय समन्वयता अर्थात कोऑर्डिनेशन बनाए रखती हैं। कार्य एवं कार्य कोशिकीय झिल्ली के कंपोनेंट्स के आधार पर, घटकों के आधार पर लिम्फोसाइट सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नल सेल्स। तीनों प्रकार के सेल्स या कोशिकाएं छोटे आकार की, भ्रमणशील एवं नैनोफैगोसाइटिक होती हैं। इनको आकारिकी रूप से नहीं पहचान सकते हैं। वे बी लिम्फोसाइट्स या बीटा लिम्फोसाइट्स जो किसी एजी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, उन्हें नेवी सेल्स कहते हैं या नेवी कोशिकाएं कहते हैं। वे विभाजन चक्र को G0 प्रावस्था में होती हैं। उन्हें लघु लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इन सेल्स का आकार 6 माइक्रोमीटर होता है और इनके अंदर सघन रूप से उपस्थित क्रोमेटिन जालिका उपस्थित होती है। किसी एंटीजन के साथ क्रिया करने के कारण लघु लिम्फोसाइट की G0 प्रावस्था प्रेरित होकर G1, S, G2 तथा M प्रावस्था की ओर प्रेरित होती हैं। इनका आकार बढ़ता जाता है तथा इन्हें लिम्फोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। लिम्फोब्लास्ट प्रोलिफरेशन द्वारा, प्रचुरोद्भवन द्वारा संख्या में बढ़ती हैं एवं विभेदित होकर प्रभावी कोशिका ईफ्रेंट सेल्स या मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं, स्मृति कोशिकाओं में बदल जाती हैं। प्रभावी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से एंटीजन को हटाने का कार्य करती हैं। इन सेल्स की जीवन अवधि बहुत कम होती है। बीटा लिम्फोसाइट्स की प्रभावी कोशिकाओं प्लाज्मा सेल्स में सक्रिय स्त्रवण हेतु गोल्गी कॉइल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अत्यधिक विकसित हो जाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स की प्रभावी कोशिकाएं T4 कोशिका एवं CTL साइटोक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के रूप में पाई जाती हैं।
बी एवं टी लिम्फोसाइट्स की कुछ संततियाँ स्मृति कोशिकाओं या मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं। इन कोशिकाओं की उपस्थिति से किसी एंटीजन के पूर्व में हुए संक्रमण को जीवन पर्यंत तक याद रखा जाता है और इसी कारण से इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। मेमोरी सेल्स मॉर्फोलॉजिकली या आकारिकी रूप से लघु से लिम्फोसाइट के समान होती हैं। केवल इनकी कोशिका झिल्ली में विशिष्ट मॉलिक्यूल्स उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन पक्षियों में बर्ड्स ऑफ फैब्रिसियस में होता है। बर्ड्स के अंदर ये पाया जाता है, बर्ड्स ऑफ फैब्रिसियस बोन्स के अंदर, और मैमल्स में इनका परिपक्वन बोन मैरो में होता है। परिपक्व बी लिम्फोसाइट्स की झिल्ली में एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं जो एंटीजन हेतु ग्राही का कार्य करते हैं। एक बी लिम्फोसाइट पर लगभग 1.5 × 10⁵ एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स की झिल्ली पर निम्न प्रकार के अणु भी उपस्थित होते हैं, जैसे B222 या CD45 मॉलिक्यूल्स। ये सर्वप्रथम विकसित होते हैं एवं जीवन पर्यंत उपस्थित होते हैं। दूसरे तरह का क्लास सेकंड MSC मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स का इन अणुओं के कारण बी लिम्फोसाइट्स APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कार्य करती हैं। और तीसरे तरह का होता है CR1 और CR2। ये पूरक या सप्लीमेंट्री प्रोटीन के लिए रिसेप्टर का कार्य करते हैं, ग्राही का कार्य करते हैं। चौथे तरह का FCYR2 या IgG, इन दोनों में से किसी भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन पहचान इसकी IgG के है। ये कार्बोक्सिल सिरे हेतु ग्राही का कार्य करता है। B7 यह सह उत्प्रेरकी अणु है जो TH कोशिका पर उपस्थित CD28 के साथ क्रिया करता है। लघु लिम्फोसाइट पर उपस्थित एंटीबॉडी एवं उपर्युक्त एंटीजन के कारण बीटा सेल्स या बी सेल्स में क्लोनल सिलेक्शन इंड्यूस होता है, क्लोनल चयन प्रेरित होता है। बी कोशिकाएं 4-5 दिन तक विभाजित होती रहती हैं एवं विभेदित होकर प्लाज्मा सेल्स एवं मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं। प्लाज्मा सेल्स की झिल्ली में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करती हैं। सभी प्लाज्मा सेल्स अंतिम विभेदन के 1-2 सप्ताह पश्चात डेड हो जाती है। स्मृति बी कोशिकाओं की उपस्थिति या उत्पत्ति कुछ विवादास्पद है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार सक्रिय बी कोशिकाओं में असमान या इरेगुलर असमान विभाजन होता है, जिसके कारण प्लाज्मा कोशिका एवं स्मृति कोशिका का निर्माण होता है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति कोशिकाओं की उत्पत्ति पृथक से होती है। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? देखिए, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। बी लिम्फोसाइट्स के समान इनकी झिल्ली में भी एंटीजन ग्राही उपस्थित होते हैं, लेकिन ये एंटीजन ग्राही संरचनात्मक रूप से एंटीबॉडीज से पृथक होते हैं। बी सेल्स या बी सेल्स एंटीबॉडीज से भिन्न टी कोशिका ग्राही MSC बंधित एंटीजन की पहचान कर पाते हैं। बी सेल्स के समान टी सेल्स की मेम्ब्रेन में भी अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं, जैसे THY फर्स्ट। यह सर्वप्रथम विकसित होने वाले ग्राही हैं जो टी लिम्फोसाइट्स की संपूर्ण जीवनावधि में, संपूर्ण लाइफ में
उपस्थित रहते हैं। CD3 यह एक प्रकार का झिल्ली संकुल है जो टी कोशिका ग्राही के साथ बंधित होता है। CD4 यह टी कोशिका का विशिष्ट ग्राही प्रोटीन है और CD8 यह भी टी कोशिका का अत्यधिक विशिष्ट ग्राही प्रोटीन है। CD28 APC पर उपस्थित बी अणु के लिए रिसेप्टर का काम करते हैं और CD45 यह सिग्नल ट्रांसडक्शन वाला मॉलिक्यूल होता है, अर्थात सिग्नल भेजने का काम करता है। इसी प्रकार से CD4 रिसेप्टर युक्त टी लिम्फोसाइट्स या इनको हम MSC सेकेंड से भी संबोधित करते हैं, तो MSC सेकेंड से संबंधित एंटीजन की पहचान करती है और जबकि CD8 MSC फर्स्ट से संबंधित एंटीजन की पहचानती है। इसी तरीके से T3 सेल्स बी सेल्स की बीटा सेल्स की भांति टी लिम्फेटिक सेल्स या लसिका कोशिकाओं अर्थात टी कोशिकाओं का उद्गम भी अस्थि मज्जा में उपस्थित पूर्वगामी कोशिकाओं द्वारा होता है, किंतु इनका विभेदन एवं परिपक्वन थाइमस ग्लैंड से होता है। टी सेल्स विभिन्न प्रकार की होती हैं। बीटा सेल्स से संबद्ध ये कोशिकाएं जो एंटीबॉडीज़ के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती हैं टी हेल्पर सेल्स कहलाती हैं। एंटीजन से अभिक्रिया करने वाली सेल्स सेंसिटाइज्ड टी सेल्स कहलाती हैं। टी सप्रेशर सेल्स विभिन्न इम्यून रिएक्शंस में प्रतिरक्षी अभिक्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। टी किलर या साइटोटॉक्सिक सेल्स या कोशिकाएं इन्फेक्शन के स्थल पर संक्रमण के स्थान पर पहुंचकर एंटीजन से जुड़ती हैं, एंटीजन अर्थात प्रतिजन से जुड़ती हैं एवं साइटोटॉक्सिन्स का सिक्रीशन कर एंटीजन को नष्ट करती हैं और इसी कारण से पस फॉर्मेशन होता है। जैसा आप जानते हैं, जब भी चोट लग जाती है तो पस का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है। इनमें से कुछ सेल्स लिम्फोकाइंस नामक उत्पादों का सिक्रेशन करती हैं जिनका कार्य मैक्रोफेज सेल्स के निकट पहुंचना होता है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर टी हेल्पर सेल्स क्या होती हैं ये समझिए। टी हेल्पर सेल्स को दो समूहों में बांटा गया है, पहली टी रेगुलेटर और दूसरी टी इन्फेक्टर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स के निम्न कार्य हैं, ये इंटरल्यूकिन्स का सिक्रेशन करती हैं। नंबर 2, ये प्रतिजनों के प्रति टीसी एवं टीएस सेल्स की अभिक्रिया में वृद्धि लाती हैं। नंबर 3, भक्षण की क्रिया के लिए ये मैक्रोफेज सेल्स को उद्दीप्त करती हैं। और टी मारक कोशिकाएं, इन्हें या टी किलर सेल्स क्या होती हैं, इन्हें टी साइटोटॉक्सिक सेल्स अर्थात टीसी कोशिकाएं भी कहते हैं। ये सीधे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इन्हें ग्राही प्रोटीन्स कहते हैं तथा टीसी कोशिकाओं को सूक्ष्म जीवों से जुड़ने में मदद करती हैं। जुड़ने के तुरंत बाद टीसी सेल्स एक साइटोटॉक्सिक तत्व का सिक्रेशन सीधे ही सूक्ष्म जीवों की देह में करती हैं एवं इसे नष्ट करती हैं। टीसी कोशिकाओं का अन्य कार्य उन ऊतक कोशिकाओं को भक्षण करना है जो वायरसेस से संक्रमित हो चुकी हैं, जो विषाणुओं से संक्रमित हो चुकी होती हैं। टी एवं बी लिम्फोसाइट्स के अतिरिक्त ब्लड में तीसरे प्रकार की भी सेल्स होती हैं जिनको कि नल सेल्स कहते हैं और ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक मारक कोशिकाएं और दूसरी मारक कोशिकाएं। तो मैक्रोफेज जो होते हैं, मैक्रोफेज स्वयं एंटीबॉडीज़ का संश्लेषण नहीं करते, किंतु प्रतिरक्षा अभिक्रिया के अंतर्गत ये लसिका कोशिकाओं से लिम्फेटिक सेल से संबंधित होते हैं।
मैक्रोफेज बड़े परिमाण के एंटीजन मॉलिक्यूल्स का भक्षण कर उन्हें पचाने का काम करते हैं और पाचन क्रिया के फलस्वरूप एंटीजन के मॉलिक्यूल्स का एंजाइमिक क्रियाओं में किण्वक प्रतिक्रियाओं द्वारा छोटे परिमाण के अंशों में विघटन हो जाता है और छोटे परिमाण के एंटीजन के अनेक सूक्ष्म अंश मैक्रोफेज की सतह से संलग्न हो जाते हैं तथा फलस्वरूप एंटीबॉडी निर्माणी लसिका कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तथा एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया को संपन्न करते हैं। तीसरा है न्यूट्रोफिल कोशिका। यह अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो में बनती है। संक्रमण के समूह शोथ मतलब स्वेलिंग पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये जीवाणुओं का भक्षण कर सुरक्षा प्रदान करती हैं। और चौथे तरह की इओसिनोफिल्स, ये एसिडोफिल्स ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं जो इओसिन का अभिरंजन ग्रहण करती हैं, इओसिन का अभिरंजन एक्वायर करती हैं, ग्रहण करती हैं और यह परजीवी की कला को नुकसान पहुंचाकर पैरासाइट जो बाहर सेंटर होता है फॉरेन बॉडी एंटीजन, उसकी मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाकर उसे नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार से पांचवें तरह की होती है, उसको कहते हैं वैसोफिल्स। ये वैसोफिल्स एलर्जी के समय सक्रिय होकर परजीवी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सेल्स इम्यून सेल्स हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी को समझने के लिए इन सेल्स को मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप से अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।